नमस्कार। कर रहे हैं अनिल सिन्हा साहब, आप ही पूना में शायद शरद पवार के जहां उनका कार्य क्षेत्र है और जो है सबसे पास आप रहते हैं, क्योंकि विवेक देशपांडे साहब तो नागपुर रहते हैं, वहां से शरद पवार का थोड़ा दूर है। ये हो क्या रहा है? क्योंकि शरद पवार जी जब जा रहे हैं तो किसी को ताज्जुब भी नहीं हो रहा है। मतलब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीएमसी टूटी थी तो बहुत ताज्जुब हुआ था, झूठ क्यों बोले। उद्धव ठाकरे के एमपी टूटे तो शरद पवार में ये मान लिया गया है शरद पवार की जिस तरह का पूरा पास्ट रहा है क्या, मतलब शरद पवार जा रहा, ठीक है ये तो हो ही सकता है, इसमें किसी को ताज्जुब नहीं हो रहा उनकी तरफ से। तो क्या लेटेस्ट है? और सरकार पूरा किसी तरह से जोर लगाई हुई है कि उसको ये बिल पास कराना ही कराना है। उसके अपने निहित कारण है, उस पर भी अगर आप एक टिप्पणी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर क्या है वो आपके यहां से? नहीं, देखिए, ये मैं तो पहले ये साफ कर दूं कि विवेक देशपांडे को जितनी जानकारी है उतनी जानकारी मुझको नहीं रहती है। वो ज्यादा जानते हैं और उनको पता भी रहता है। मैं तो अब जो जिसको आप कहते हैं कि जो फील्ड जर्नलिज्म है उससे मैंने करीब करीब मुक्ति ले ली है, क्योंकि मैं कहीं जाता भी नहीं। लेकिन ऐसे ही जो समझ में मेरी चीज आएगी उसको मैं आपको कहना चाहूंगा। असल में देखिए क्या है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक बात आप समझ जाइए कि आप पवार और इस सब व्यक्तिगत टर्म्स में मत देखिए। जो सोशल कोलिशंस था 10 साल पहले तक, मतलब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के पहले तक या उससे भी पहले तक, वो सोशल कोलिशंस टूट गए। पहले क्या था, पहले यहाँ पर एक पीपुल्स पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी हुआ करती थी, शेतकरी कामगार पक्ष। वो भी 30-30 सीट लाती थी विधानसभा में, और उसके कुछ एमपीज भी हुआ करते थे, राज्यसभा में जाते थे लोग। वो एक अपने को लेफ्ट पार्टी कहती थी, और उसका एक सोशल बेस था। जो कुछ मराठा भी थे, गरीब और शेतकरी कोंकण के इलाके में, रायगढ़, ये सब उनका काफी होल्ड था, काफी एक फॉर्मिडेबल पार्टी मानी जाती। तो वो खत्म हो गई। तो वो उसमें कोई मतलब जो लोग रहे, हमको लग रहा है इधर उधर एडजस्ट हो गए, और कुछ एनसीपी में हो गए होंगे, कुछ शिवसेना में, कुछ इस तरह से, और बाकी हार रहे हैं लगातार। तो इसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी। रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो गई, वो बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। रामदास अठौले एक समय में हुआ था, रिपब्लिकन के 13 या 17 गुट थे, हमको अभी जैसा याद आ रहा है। एक नागपुर का ही बंदा, एक आदमी था, एक जिसको एक ही मतलब एक भी सीट नहीं थी, अकेला आदमी था, और उसके नाम पर एक रिपब्लिकन पार्टी थी। इसी तरह से एक है उत्तम खोबड़ागढ़े, मुझको नाम भी याद है, खोबड़ागढ़े गुट था, उसका 1 या 2 एमएलए से ज्यादा कभी नहीं जीता था, लेकिन वो भी एक पार्टी थी। तो इस तरह से रिपब्लिकन पार्टी का उनका करीब करीब 8-9% वोट था। वो इधर उधर होकर के अंत में बीजेपी में भी है, क्योंकि सबसे डोमिनेंट उनका ये पावरफुल सेक्ट तो धार्मिक हो गया, मतलब चूंकि न्यू बुद्धिस्ट है तो वो भी आप कह सकते हैं। रामदास अठौले वाला सेक्ट जो है उधर चला गया। और एक है जो कि प्रकाश अंबेडकर है, उनके बारे में मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कभी भी वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उससे कोई अपोजिशन को फायदा हो जाए और ये सब का चांस नहीं। अभी भी उनका एक वोट बैंक है जिसमें कि 2-3% का इधर उधर कई सीटों पर हेर फेर कर सकते हो। तो वो भी उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं है। बहुजन वगैरह की बात करते हैं, एकदम रेडिकल जो एंटी ब्राह्मणिक अम्बेडकराइट पोजीशन लेते हैं, प्रैक्टिकली ओबीसी वाला रोल अदा करते हैं लगभग। जब मतलब जो आता है बाहर निकल करके वो यही आता है। तो जो सोशल कोलिशन बनाया था, और ये कांग्रेस ने जो सोशल कोलिशन बनाया था, उसमें यशवंतराव चौहान ने एक मराठा बेस के साथ बड़ा एक, वो भी मराठा बेस गरीब मराठों का जब बड़ा तबका था जिसको कि उन्होंने लाया था, और एक पूरा एक जिसमें कि दूसरी जातियां रिपब्लिकन, मतलब ये फॉर्मर रिपब्लिकन्स थे, गायकवाड़ वगैरह, वो सब उन दादा साहब गायकवाड़ और बहुत सारे हैं। वो इनके यहाँ एक शख्स, उसका नाम भूल गया, उप मुख्यमंत्री नासिक राव
त्रिपुरे थे जो कि इसके ही थे, क्या कहते हैं, कांग्रेस के ही थे, लेकिन एक फॉर्मिडेबल दलित फोर्स के रूप में थे, विदर्भ में बड़ी ताकत थी। तो शिवसेना ने एक कोलिशन बनाया था जो ओबीसी एंड नॉन ये जो नॉन बुद्धिस्ट मराठा, ये दलित, ये सब का मांग और मातंग, इन लोगों का, वो भी कोलिशन अब कुछ काम नहीं कर रहा है। और महाराष्ट्र में आज से मतलब 95 के पहले, मतलब जबकि मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर हुए, इसके पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर होगा, और वो भी एक मतलब ताकत के साथ रहेगा। वो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी तो शिवसेना की वजह से हुए थे, ब्राह्मण की वजह से नहीं। एक ब्राह्मणिक पार्टी बीजेपी अब रूल कर रही है, और चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाने का ये करती है। उसका जो सबसे बड़ा सेंट्रल में लीडर है नितिन गडकरी, वो भी जो मतलब ब्राह्मण ही है, वो भी वहां है। तो इस तरह से पूरा सोशल कोलिशन जो था वो ब्रेक हो गया। और मराठों का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो शुगर बेल्ट था, वो था इनके कब्जे में, शरद पवार का। और करीब करीब यशवंतराव चौहान की लीगेसी को आगे बढ़ाया कि अलग अलग जातियों का अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक सेकुलर ब्रॉडली डेमोक्रेटिक, लेकिन मराठा शुगर किंग्स के डोमिनेंस में वो लेकर के चला। अब है क्या कि वो शुगर इंडस्ट्री को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, मतलब उसमें काफी इनरोड बना लिए बीजेपी के, अपने लोगों के कारखाने हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए। इस तरह से उसने वो जो ताकत थी कांग्रेस की, एनसीपी जिसको इनहेरिट करती थी या कांग्रेस, वो ताकत खत्म हो गई। इसमें अब लग नहीं रहा है कि शरद पवार की जो, अब शरद पवार तो अब बीमार हो गए, मतलब अब तो काफी बीमार हैं। सुप्रिया सुले में वो ना कमिटमेंट है और ना कोई उस दृष्टि है वो उस लीगेसी को ले जाने की। शरद पवार में आपको मानना होगा कि जो क्या कहते हैं पीपुल्स मैनेजमेंट का, या ब्रॉडली जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक आर्टिकुलेशन है, वो थे कॉर्पोरेट का आदमी शुरू से, मतलब उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया कभी भी। शुगर किंग्स, बड़े कॉर्पोरेट्स, ये सब उनके चहेते शुरू से थे। लेकिन एक तरह का एक बना के रखा था उन्होंने, एक लिंकेज। वो लिंकेज हमको लग रहा है कि अब खत्म हो रहा है, क्योंकि पार्टी जैसे टूटी, अजीत पवार गए, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं इधर से उधर, तो ये तो अब शरद पवार के लिए ये मुश्किल, शरद पवार क्या, सुप्रिया सुले के लिए ये मुश्किल है कि वो पार्टी कंटिन्यू करा पाए। लेकिन मेरा जहां तक मेरी समझ है कि वो भी विलय नहीं करेंगे, वो ऐसा ही आउटसाइड सपोर्ट, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी को देखा कि कभी एब्सटेन हो गए, कभी घुस गए, कभी कांग्रेस पर ही बंदूक तान लिया, ये टाइप की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। वैसे लिंक के हिसाब से अभी पवार फैमिली आधा तो है ही एनडीए में, मतलब वो फैमिली थोड़ी टूटी है, तो फैमिली ये यूनाइटेड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग एक दूसरे के काफी करीब हैं, और आधा परिवार उधर है, कोई एनिमोसिटी नहीं है, और सब इकट्ठे ही काम करते हैं। तो उसमें अलग अलग रोल है, उसमें एक रोल ये सुप्रिया को सुले को है, दूसरा रोल अभी सुनेत्रा पवार के पास है। तो हमको लग रहा है क्या कि एनडीए में डायरेक्ट जाने वाली खबर में हमको दम नहीं लग रहा है, वो नहीं जाएंगे, लेकिन एनसीपी को मैनेज कर लिया। दूसरा आपने देखा कि आपको लग रहा है कि जिस राहुल गांधी का एकमात्र अगर किसी कोई निशाना अगर हिंदुस्तान में है मोदी के बाद या पहले ही समझिए तो अडानी है। अडानी ने आकर ब्लेस किया फैमिली को, और जिस तरह से सुप्रिया सुले वगैरह का स्टेटमेंट आया, तो अडानी के बाद अब आपको लग रहा है कि जो पॉइंट ऑफ 5 मतलब जो टारगेट है वो टारगेट ही एनसीपी के कैंप में है, मतलब जो राहुल गांधी के टारगेट पर है वो उनका क्या कहेंगे उसको, फादर फिगर है, बोल भी चुकी है बड़ा भाई वगैरह क्या क्या। तो अब आप इसके बाद अगर कोई उम्मीद करे कि एनसीपी कांग्रेस के साथ क्या कहते हैं मतलब आत्मदाह कर ले, मर जाए या जान देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये हमको लग रहा है कि ज्यादा एक्सपेक्ट करना होगा, इसकी पॉसिबिलिटी नील है। तो डिलिमिटेशन बिल पर लेकिन 2 लाइन में चाहता हूं कि मैं रखूं
इसीलिए एक डिलिमिटेशन बिल में पहले ही अमित शाह ने संसद में रखा था कि आप अगर कहें तो 50 सीट में कोई अंतर नहीं आएगा, 50% बढ़ाने का हम अक्रॉस द बोर्ड कर देंगे और आपका कोई अंतर नहीं आएगा इसका। और उसने एक कमिटी, डेमोग्राफिक कमिटी बना ली है। मुसलमान टारगेट पर है हिंदुस्तान में, और जो गरीब और छोटे तबके हैं उनको मार्जिनलाइज कर देना है। इस तरह से डिलिमिटेशन करना है कि कभी भी पुतिन के तरह का इलेक्शन इंडिया में कोई इलेक्शन, फेयर इलेक्शन भी आप जीत ना पाएंगे, इसका इंतजाम करना है। और मैं एक दुख या क्षोभ या जिसे ये इसके साथ कहूंगा कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो इतने गटर में चली गई है, इतने बेईमान लोग हैं बैठे हुए विपक्ष में या बाहर में भी, जिन पर आप कोई भरोसा, इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए हमको लग रहा है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत लोग हमसे भी बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग एफिलिएशन हैं। ऐसे ही नाराज हो जाते थे ममता बनर्जी को लेकर के। मैं डे वन से कहता था कि ये बीजेपी को हरा नहीं सकती, हराना चाहती भी नहीं है। जो अरेंजमेंट था बीजेपी ममता बनर्जी का एनडीए में, उसको ब्रिज, उसको तोड़ दिया। ये वो फासिस्ट सरकार करती ही है। आपको मालूम होगा नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स, लॉन्ग क्या है वो जो हिटलर का एक झटके में सारे अपने ही साथियों को मरवा डाला था। तो ये फासिस्ट मेथड है। इसमें जो भी कोलैबोरेट करेगा, चाहे एनसीपी कोलैबोरेट करे, चाहे ममता बनर्जी कोलैबोरेट की थी या डीएमके करने, वो करेंगे, क्योंकि इनके एम्पायर्स हैं, पर्सनल फैमिली एम्पायर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है उसको। कोई डेमोक्रेसी का मैं एकदम ड्यू रेस्पेक्ट सबके साथ कहूंगा कि कोई चांस नहीं है सरवाइव करने का डेमोक्रेसी। कांग्रेस और बाकी लोग अगर कितना कर पाते हैं, राहुल गांधी करेंगे, इसी पर डिपेंड करेगा।